हम चैप्टर रीड कर रहे थे लोकतांत्रिक व्यवस्था के संकट, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा था कि किस तरीके से जो बिहार और गुजरात में जहाँ कांग्रेस पार्टी राज कर रही थी, ठीक है, कांग्रेस पार्टी का रूल था, वहाँ से गुजरात के अंदर हमने देखा कि दोबारा से इलेक्शन हुए और वहाँ पर कांग्रेस जो पार्टी थी वो बुरी तरीके से पराजित हुई थी, ठीक है। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं बिहार की। बिहार राज्य में भी जो जेपी नारायण थे उन्होंने आंदोलन चलाया, आंदोलन का आह्वान किया था, ठीक है। लेकिन वहाँ पर भी बेटा क्या सिचुएशन हुई थी, सरकार ने रिज़ाइन तो नहीं किया था, अपने इस्तीफा नहीं दिया था, लेकिन वहाँ पर वह आंदोलन विश्वव्यापी बनने जा रहा था। तो उस सिचुएशन के बाद का अब हम देखते हैं यहाँ से न्यायपालिका से संघर्ष। न्यायपालिका के साथ इस दौर में सरकार और शासक दल के गहरे मतभेद पैदा हुए। क्या आपको संसद और न्यायपालिका के बीच चले लंबे संघर्ष की चर्चा याद है? इसके बारे में आपने पिछले साल पढ़ा है। इस क्रम में 3 संवैधानिक मसले उठे। क्या संसद मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है? क्या ऐसा है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, क्या पार्लियामेंट उनमें कोई कटौती कर सकती है? सर्वोच्च न्यायालय का जवाब था कि संसद ऐसा नहीं कर सकती है। संसद के पास यह अधिकार नहीं है कि वह हमारे मूल अधिकारों में कटौती कर सके। दूसरा यह है कि संसद संविधान में संशोधन करके संपत्ति के अधिकार में काट-छाँट कर सकती है। ये संसद का क्या ऐसा हो सकता है कि जो संसद है वह हमारे जो संपत्ति का अधिकार है क्या उसमें कोई काट छाट कर सकती है? इस मसले पर भी सर्वोच्च न्यायालय का यह कहना था कि सरकार संविधान में इस तरह के संशोधन नहीं कर सकती कि अधिकारों की कटौती हो जाए। तीसरी जो तथ्य था वो क्या था, संसद ने यह कहते हुए संविधान में संशोधन किया कि वह नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावकारी बनाने के लिए मौलिक अधिकारों में कमी कर सकती है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रावधान को भी निरस्त कर दिया। देखिए, नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है, जो किसी स्टेट के डेवलपमेंट के लिए होते हैं, भलाई के लिए होते हैं, तो नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावकारी बनाने के लिए मौलिक अधिकारों में कमी कर सकती है। यह बात किसकी थी? संसद की थी। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रावधान को भी निरस्त कर दिया। इससे सरकार और न्यायपालिका के बीच संबंधों में तनाव आया। सरकार के बीच में और न्यायपालिका दोनों के बीच में तनाव आया, क्योंकि संसद जो थी वो उनका मानना था कि वह ऐसा कर सकती है, बट सर्वोच्च न्यायालय ने उसे मना कर दिया। आपको याद होगा कि संकट की परिणति में केशवा भारती नंद का मशहूर केस था, मुकदमे के रूप में सामने आया। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि संविधान का एक बुनियादी ढांचा है और संसद इन ढांचागत विशेषताओं में संविधान में संशोधन नहीं कर सकती है। 2 और बातों ने न्यायपालिका और कार्यपालिका के संबंध में तनाव बढ़ाया। 1973 में केशवानंद भारती के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फैसला सुनाने के तुरंत बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो गया, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। देखिए, 1973 में केशवानंद भारती का केस आया और वहाँ पर यह कहा गया कि जो सरकार है, ठीक है, मतलब जो संसद है, वह जो संविधान का मूल रूप है उसमें कोई भी संशोधन नहीं कर सकती है। उसके तुरंत बाद ही जब यह फैसला आया तो जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे, उसका पद खाली हो गया। सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाने की परिपाटी चल रही थी, मतलब अकॉर्डिंग टू सीनियरिटी, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा सीनियर है उसे ही मतलब मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। लेकिन 1973 में सरकार ने 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों की अनदेखी करके न्यायमूर्ति A.N. रे को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। यह निर्णय राजनीतिक रूप से विवादास्पद बन गया, क्योंकि सरकार ने जिन 3 न्यायाधीशों की वरिष्ठता की अनदेखी इस मामले में की थी, उन्होंने सरकार के इस कदम के विरुद्ध फैसला दिया। ऐसे में संविधान की व्याख्या और राजनीतिक विचारधाराओं का बड़ी तेजी से घालमेल हुआ। जो लोग प्रधानमंत्री के नज़दीकी थे वे ऐसी प्रतिविध न्यायपालिका तथा नौकरशाही की जरूरत के बारे में बातें करने लगे जो विधायिका और कार्यपालिका की सोच के अनुकूल आचरण करे। इस संघर्ष का चरम बिंदु तब आया जब एक उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया, इनवैलिड, इलीगल घोषित कर दिया।
एक उच्च न्यायालय ने तब उस टाइम पे जो दौर स्टार्ट हुआ तो उसके बाद ही आपातकाल की सिचुएशन आई थी। ठीक है, इमरजेंसी जो प्रोविज़न हमारे यहाँ पर लगे हुए हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 352 वो इमरजेंसी प्रोविजंस आए, इमरजेंसी लगाई गई। ठीक है, तो वो सिचुएशन देखते हैं क्या थी। 12 जून 1975 के दिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने एक फ़ैसला सुनाया। इस फैसले में उन्होंने लोकसभा के लिए इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैधानिक करार दे दिया। किसने दिया? जो इलाहाबाद यूपी मतलब वहाँ का जो उच्च न्यायालय है वहाँ जगमोहन लाल न्यायाधीश थे और उन्होंने जो इलेक्शन हुए थे, जो निर्वाचन हुआ था उनका, उसे अवैधानिक करार दे दिया। न्यायमूर्ति ने यह फैसला समाजवादी नेता राजनारायण द्वारा दायर की गई चुनाव याचिका के मामले में सुनाया। राजनारायण इंदिरा गांधी के खिलाफ 1971 में बतौर उम्मीदवार चुनाव में खड़े हुए थे। याचिका में इंदिरा गांधी के निर्वाचन को चुनौती देते हुए यह तर्क दिया गया कि उन्होंने चुनाव प्रचार प्रसार में सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं का इस्तेमाल किया है। उच्च न्यायालय के इस फैसले का मतलब यह था कि कानूनन जो है वह इंदिरा गांधी अब सांसद नहीं रही और अगले 6 महीने की अवधि में दोबारा सांसद निर्वाचित नहीं होती है तो उन्हें प्रधानमंत्री के पद पर कायम नहीं रह सकती। देखिए, उच्च न्यायालय ने यह डिसीजन दे दिया कि जो इंदिरा गांधी है, इंदिरा गांधी का जो चुनाव है वह इनवैलिड है, अवैध है। ठीक है, अवैध है तो वो अब सांसद नहीं रहेंगी, सांसद नहीं है तो वो प्रधानमंत्री के पद पर नहीं बनी रह सकती। लेकिन यह एक रूल होता है, नियम बनाया गया है कि जब वह सांसद नहीं है तो उसे दोबारा से निर्वाचित होकर 6 महीने के अंदर सांसद का पद ग्रहण करना पड़ेगा, तब वो प्रधानमंत्री रह सकती हैं, नहीं तो उन्हें अपना प्रधानमंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा। 24 जून 1975 सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के इस फैसले को आंशिक स्थनादेश सुनाते हुए कहा कि जब तक इस फैसले को लेकर की गई अपील की सुनवाई नहीं होती है तब तक इंदिरा गांधी सांसद बनी रहेंगी, लेकिन वे लोकसभा की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकते हैं। लोकसभा में यदि कोई भी कार्रवाई, देखिए जो प्रधानमंत्री होता है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, लेकिन वह लोकसभा की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकती। यह जो निर्णय था वो सर्वोच्च न्यायालय ने दिया और जो उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया था उसे कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया। क्लियर? अब देखिए, संकट और सरकार का फैसला। एक बड़े राजनीतिक संघर्ष के लिए अब मैदान तैयार हो चुका था। जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में विपक्षी दलों ने इंदिरा गांधी के इस्तीफे के लिए दबाव डाला। वो सभी जो उसके विपक्षी थे श्रीमती इंदिरा गांधी की, वो क्या चाहते थे कि जो श्रीमती इंदिरा गांधी हैं वो रिज़ाइन दे दें। इन दलों ने 25 जून को, देखिए 12 जून को मतलब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह घोषित किया था कि जो उनका इलेक्शन है वह अवैध है। और इससे जस्ट 13 दिन बाद 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल प्रदर्शन किया गया। जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी से इस्तीफे की मांग करते हुए राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की घोषणा की, जो पूरे राष्ट्र के लिए उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन छेड़ दिया। जेपी ने सेना, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों का आह्वान किया कि वे सरकार के अनैतिक और अवैधानिक आदर्शों का पालन न करें। इससे भी सरकारी कामकाज के ठप हो जाने का अंदेशा पैदा हुआ। देश का राजनीतिक मिजाज अब पहले से कहीं ज़्यादा कांग्रेस के खिलाफ हो गया। सरकार ने इन घटनाओं के मद्देनज़र में जवाब में आपातकाल की घोषणा कर दी। देखिए, सिचुएशन काफ़ी बुरी हो गई थी। ठीक है, एक तो श्रीमती इंदिरा गांधी को लोकसभा की किसी भी मीटिंग में कहीं पर जाने का, कार्रवाई, लोकसभा की जो भी कार्रवाई थी उसमें भाग लेने का उनका अधिकार उनसे छीन चुका था। ठीक है, दूसरे जो विपक्षी दल थे वो सभी यही चाहते थे कि श्रीमती इंदिरा गांधी इस्तीफ़ा दे दें। वो उस पर प्रेशर बनाने लग रहे थे और ऊपर से मतलब एक विशाल प्रदर्शन किया गया। रामलीला मैदान दिल्ली में स्थित है। 25 जून 1975 को किया गया, जयप्रकाश नारायण ने किया। दूसरी बात, जो जयप्रकाश नारायण थे
उन्होंने जितने सरकारी कर्मचारी थे उनसे आह्वान किया कि आप सरकार की जो भी अनैतिक या अवैधानिक आदेश हैं उनका पालन ना करें। इससे ऐसा लग रहा था कि सरकार के लिए एक खतरा उत्पन्न हो रहा है। तो इसी सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने आपातकाल की घोषणा कर दी। 25 जून 1975 के दिन सरकार ने घोषणा की कि देश में गड़बड़ी की आशंका है और इस तर्क के साथ उसे संविधान के अनुच्छेद 352 को लागू कर दिया। इस अनुच्छेद के अंदर प्रावधान किया गया कि बाहरी अथवा अंदरूनी गड़बड़ की आशंका होने पर सरकार आपातकाल लागू कर सकती है। सरकार का निर्णय था कि गंभीर संकट की घड़ी आन पड़ी है और इस वजह से आपातकाल की घोषणा जरूरी हो गई है। तकनीकी रूप से देखें तो ऐसा करना सरकार की शक्तियों के दायरे में था, क्योंकि हमारे संविधान में सरकार को आपातकाल की स्थिति में विशेष शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। देखिए, जब भी आपातकाल लगेगा, ठीक है, इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से जब भी कभी इमरजेंसी लगती है तो उसमें जो सारी पावर है, स्पेशल पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में चली जाती है। सारा प्रशासन सेंटर जो हमारी केंद्रीय सरकार है वह देखती है, राज्य सरकारों का उसमें कोई भूमिका नहीं रहती है। ठीक है, तो इस वजह से जो सरकार थी उसे विशेष अधिकार मिल गए, विशेष शक्तियाँ मिल गई। आपातकाल की घोषणा के साथ ही शक्तियों के बंटवारे का संघीय ढांचा व्यावहारिक तौर पर निष्प्रभावी हो जाता है और सारी शक्तियां केंद्र के हाथ में चली जाती हैं। दूसरी सरकार चाहे तो ऐसी स्थिति में किसी एक अथवा सभी मौलिक अधिकारों पर रोक लगा सकती है या उनमें कटौती कर सकती है। देखिए, सारी की सारी जो शक्तियां थी वो केंद्र सरकार के हाथों में चली गई और अब चाहे जो केंद्र सरकार यदि चाहे तो वह हमारे मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती थी। संविधान के प्रावधान में आए शब्दों में यह स्पष्ट होता है कि आपातकाल को वहाँ एक असाधारण स्थिति के रूप में देखा जाता है जब सामान्य लोकतांत्रिक राजनीति के कामकाज नहीं किए जा सकते। इसी कारण सरकार को आपातकाल की स्थिति में विशेष शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। 25 जून 1975 को जब इमरजेंसी लगी थी तो प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति फरुखुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लागू करने की सिफारिश की थी। देखिए, अकॉर्डिंग टू 74 आर्टिकल, आपने 11th क्लास में पढ़ा है, अनुच्छेद नंबर 74 के अनुसार राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री जो मंत्रिपरिषद का हेड होता है उसकी सलाह मानने के लिए बाध्य किया जाता है। मतलब जो वह सलाह देता है उसको मानना राष्ट्रपति के लिए ज़रूरी हो जाता है। इसलिए जो प्रधानमंत्री ने सिफारिश की राष्ट्रपति को उसे मानना पड़ा और सारे देश में आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी। राष्ट्रपति ने तुरंत यह उद्घोषणा कर दी। आधी रात के बाद सभी बड़े अखबारों के दफ्तर की बिजली काट दी गई। तड़के सवेरे बड़े पैमाने पर विपक्षी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई। 26 जून की सुबह 6 बजे एक विशेष बैठक में मंत्रिमंडल को इन बातों की सूचना दी गई, लेकिन तब तक बहुत कुछ हो चुका था। 12th क्लास, आप चैप्टर रीड कर रहे थे द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। ठीक है, आपने जो क्राइसिस थे वो बिहार और गुजरात में आप देख चुके हैं कि किस तरीके से गुजरात में कांग्रेस पार्टी थी और उसे अपने पद से वहाँ से इस्तीफ़ा देना पड़ा था और दोबारा से इलेक्शन हुए जिसमें कांग्रेस पार्टी डिफीट हुई थी। अब बिहार की बात करते हैं। बिहार में जो मूवमेंट हुआ था वो राष्ट्रव्यापी हो चुका था, नेशनल लेवल पे वो जा चुका था। ठीक है, फिर उसके बाद जो सिचुएशन क्रिएट हुई वो हुई कन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी के साथ भी मतलब अनबन स्टार्ट हो गई थी जो हमारी पार्टी थी, हमारी गवर्नमेंट कांग्रेस की। ठीक है, तो वो कन्फ्लिक्ट्स क्या थे उनके बारे में देखते हैं। दिस वाज आल्सो द पीरियड व्हेन द गवर्नमेंट एंड द रूलिंग पार्टी हैड मैनी डिफरेंसेस विद द जुडिशरी। काफ़ी उनके बीच में अनबन स्टार्ट हो गई थी जो हमारी गवर्नमेंट थी और जो रूलिंग पार्टी थी। डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है, द डिस्कशन अबाउट द लॉन्ग ड्रॉन कन्फ्लिक्ट बिटवीन द पार्लियामेंट एंड द जुडिशरी, जो काफ़ी मतलब जो झगड़े विवाद हुए हैं पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में। यू हैव स्टडीड दिस लास्ट ईयर, यह आपने पिछले साल पढ़ा है। 3 कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ हैड अमर्ज्ड, ये कहता है 3 इश्यूज़ जो संवैधानिक तौर पर उस समय आए थे। कैन द पार्लियामेंट अब्रीज द फंडामेंटल राइट्स,
क्या जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, वह हमारे फंडामेंटल राइट्स को अब्रीज कर सकती है, शॉर्टन कर सकती है, क्या उनमें कोई कटौती कर सकती है? द सुप्रीम कोर्ट सेड इट कैन नॉट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं कर सकती है। सेकेंडली, कैन द पार्लियामेंट कर्टेल द राइट टू प्रॉपर्टी बाय मेकिंग एन अमेंडमेंट, क्या ऐसा हो सकता है कि जो पार्लियामेंट है वह हमारा जो संपत्ति का अधिकार है उसमें कोई कटौती कर सके, ठीक है, उसे कम कर सके? कि अगेन द कोर्ट सेड द पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इन सच ए मैनर दैट द राइट्स आर कर्टेल्ड, ठीक है। पार्लियामेंट ने जो हमारा कोर्ट है उसने फिर से आदेश दिया कि जो हमारी पार्लियामेंट है, ठीक है, पार्लियामेंट हमारे ऐसा कोई भी संविधान में संशोधन नहीं कर सकती जिससे हमारे किसी भी अधिकार का हनन हो या कोई भी हमारे अधिकार में कटौती हो। थर्डली, द पार्लियामेंट अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन सेइंग दैट इट कैन अब्रीज फंडामेंटल राइट्स फॉर गिविंग इफेक्ट टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, क्या ऐसा हमारी पार्लियामेंट कर सकती है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए वह हमारे फंडामेंटल राइट को शॉर्ट कर दे? इज़ इट पॉसिबल? बट द सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड दिस प्रोविज़न ऑल्सो, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल का जो उन्होंने प्रोविज़न दिया कि क्या इनको लागू करने के लिए, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं इनको लागू करने के लिए क्या फंडामेंटल राइट्स को अब्रीज किया जा सकता है, तो इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोविज़न को रिजेक्ट कर दिया। This led to crisis as far as the relation between the government and the judiciary were concerned. You may remember that the crisis culminated in famous केशवानंद भारती केस। ये जो उनके बीच में अनबन चल रही थी उसी ड्यूरेशन में केशवानंद भारती केस आया, ये 1973 में आया। इन दिस केस, इस केस के अंदर कोर्ट गिव ए डिसीजन, कोर्ट ने एक डिसीजन दिया दैट देयर आर सम बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के क्या है, कुछ बेसिक फीचर्स हैं, एंड द पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड दिस फीचर्स, और पार्लियामेंट इन फीचर्स को अमेंड नहीं कर सकती, कोई संशोधन इनमें कोई चेंज नहीं कर सकती। टू डेवलपमेंट फर्दर एडिड टू द टेंशन बिटवीन द जुडिशरी एंड द एग्जीक्यूटिव, फिर उसके बाद दो चीज़ें और थी जो मतलब जिससे एग्जीक्यूटिव जो हमारी कार्यपालिका है और जो हमारी न्यायपालिका है जुडिशरी, जो इनके बीच में वाद विवाद हुआ इमीजिएटली आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में डिसीज़न इन 1973 इन द केशवानंद भारती केस, जिस समय पे केशवानंद भारती केस आया था, ए वैकेंसी अरोज फॉर द पोस्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद था वह खाली हो गया। जैसे ही डिसीज़न दिया सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस 1973 में, तो उसी समय पर क्या हुआ, ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद खाली हो गया। इट हैज़ बीन practice टू अपॉइंट द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज द चीफ जस्टिस। ये कहता है उस टाइम पे, मतलब अभी भी ये रूल है, अकॉर्डिंग टू सीनियरिटी ही भारत के चीफ जस्टिस का चुनाव होता है, चयन होता है। बट इन 1973, लेकिन 1973 में बेटा ऐसा नहीं हुआ था। द गवर्नमेंट सेट असाइड द सीनियरिटी ऑफ द 3 जजेस, जो गवर्नमेंट थी, जो सरकार थी, उसने एक तरफ कर दिया था जो 3 सीनियर जज थे उनको, एंड अपॉइंट जस्टिस A.N. रॉय, उन्होंने A.N. रॉय को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट कर दिया एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। द अपॉइंटमेंट बिकम पॉलिटिकली कंट्रोवर्शियल, इस तरीके से जो उसकी नियुक्ति हुई थी वो काफ़ी विवाद का तथ्य बन गया था राजनीतिक रूप से, बिकॉज ऑल द 3 जजेस हु वर सुपरसीडेड हैड गिवन रूलिंग अगेंस्ट द स्टैंड ऑफ गवर्नमेंट, जो ये 3 जज थे ये रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट थे, इसलिए इन्हें एक तरफा कर दिया गया था। कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वर गेटिंग मिक्सड अप रैपिडली, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन थी और जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज थी वो मिक्सअप हो गई थी, ठीक है। पीपल क्लोज टू द प्राइम मिनिस्टर स्टार्टेड टॉकिंग ऑफ द नीड फॉर ए जुडिशरी एंड ब्यूरोक्रेसी कमिटेड टू द विजन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर, जो प्राइम मिनिस्टर के क्या थे, नियर थे, ठीक है। स्टार्टेड टॉकिंग ऑफ द नीड फॉर ए जुडिशरी, इस तरीके से वो मतलब जो जुडिशरी की आवश्यकता है और जो ब्यूरोक्रेसी की उसके बारे में बातें करने लग गए थे। द क्लाइमैक्स ऑफ द कन्फ्रंटेशन वॉज द कोर्स द रूलिंग ऑफ द हाई कोर्ट डिक्लेयरिंग इंदिरा गांधी इलेक्शन इनवैलिड, और सबसे ज़्यादा जो कन्फ्रंटेशन की सिचुएशन आई, ठीक है, वो कब आई, जब एक हाई कोर्ट ने यह डिक्लेयर कर दिया कि जो श्रीमती इंदिरा गांधी का इलेक्शन है वह अनवैलिड है, अवैध है, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ एमरजेंसी की बात करते हैं। ऑन 12 जून 1975 जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट passed a judgment declaring Indira Gandhi election to the Lok Sabha invalid.
12 जून 1975 को ऐसा हुआ कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे जगमोहन लाल सिन्हा, उन्होंने एक जजमेंट डिक्लेयर की जिसमें इंदिरा गांधी के इलेक्शन को इनवैलिड साबित बता दिया गया। दिस ऑर्डर केम ऑन द इलेक्शन पेटिशन। ये जो ऑर्डर था ये कब किस सिचुएशन में आया था, जब इलेक्शन पेटिशन फिल्ड बाय द राजनारायण, एक व्यक्ति हैं राजनारायण, जब उन्होंने एक पेटिशन एक अपील दायर की थी तब जाकर एक सोशलिस्ट लीडर थे एंड ए कैंडिडेट हु कंटेस्टेड, और ये वो कैंडिडेट थे जिन्होंने 1971 में कंटेस्ट किया था अगेंस्ट श्रीमती इंदिरा गांधी। द पिटिशन चैलेंज द इलेक्शन ऑफ इंदिरा गांधी ऑन द ग्राउंड ऑफ दैट शी हैड यूज द सर्विसेज ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट इन हर इलेक्शन कैंपेन। जब वह ये जो मतलब उसके खिलाफ पिटिशन अपील की गई थी, याचिका जो लगाई गई थी, वह इस बिहाफ पे लगाई गई थी कि जो श्रीमती इंदिरा गांधी हैं उन्होंने जो ऑफिशियल्स थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो गवर्नमेंट सर्विसेज में थे, उनका अपने चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए प्रयोग किया है। द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट मेंट दैट लीगलिसी वॉज नो मोर एन एमपी। ये कहता है कि जो जजमेंट क्या कहते हैं कि जो हाई कोर्ट है, ठीक है, वो उन्होंने ये जजमेंट दी कि सी वॉज नो मोर एन एमपी, अब वह सांसद नहीं रही हैं, एमपी नहीं है, एंड देयरफॉर इसलिए could not remain the prime minister unless she was once again elected as एन MP। ये कहते हैं विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर यदि वो दोबारा से MP के पद पर इलेक्ट नहीं होती हैं तो वह भारत की प्रधानमंत्री नहीं रहेंगी। लेकिन ऑन जून 24 जून को ऐसा हुआ, द सुप्रीम कोर्ट ग्रांटेड हर पार्शियल स्टे। उन्होंने जो ये ऑर्डर आया था हाई कोर्ट का, इस पर स्टे लगा दिया कुछ समय के लिए, और द हाई कोर्ट ऑर्डर किस पे लगाया था, ऑन द हाई कोर्ट ऑर्डर पे, टिल हर अपील वॉज डिसाइडेड सी कुड रिमेन एन MP। वो MP रहेंगी बट कुड नॉट टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ द लोकसभा। लेकिन जो भी लोकसभा की प्रोसीडिंग्स होंगी, कार्यविधि होंगी, ठीक है, जो भी वहाँ पर कार्य होगा वह उसमें भाग नहीं ले सकती हैं। अब उसके बाद देखते हैं क्राइसिस एंड रिस्पॉन्स। द स्टेज वॉज नाउ सेट ऑफ ए बिग पॉलिटिकल कन्फ्रेंटेशन। अब जो ये ऐसी स्टेज आ गई थी जिसमें काफ़ी राजनीतिक पॉलिटिकल कन्फ्रेंटेशन होने वाला था, ठीक है। द अपोजिशन जो थी, जो विपक्ष में पार्टी खड़ी हुई थी, लेड बाय द जयप्रकाश नारायण, प्रेस्ड फॉर इंदिरा गांधी रेजिग्नेशन एंड ऑर्गेनाइज ए मैसिव डिमॉन्स्ट्रेशन इन दिल्ली रामलीला ग्राउंड ऑन 25 जून 95, ठीक है। जिस मूवमेंट का जो आह्वान जयप्रकाश नारायण जी कर रहे थे, ठीक है, उन्होंने इंदिरा गांधी को प्रेशराइज़ किया इस्तीफ़ा देने के लिए, रिज़ाइन देने के लिए, और उन्होंने एक मतलब काफ़ी बड़ी रैली भी निकाली थी दिल्ली रामलीला जो ग्राउंड है वहाँ पर। 25 जून 1975 में जयप्रकाश अनाउंस्ड ए नेशन वाइड सत्याग्रह फॉर हर रेजिग्नेशन। उन्होंने एक राष्ट्रीय रूप से सत्याग्रह को छोड़ दिया उसके इस्तीफे के लिए। आस्क द आर्मी को उसने बोला, एंड द पुलिस एंड द गवर्नमेंट एम्प्लॉय नोट टू ओबे इलीगल एंड इमोरटल ऑर्डर, कि जो सरकार तुम्हें इलीगल या कोई भी इमोरटल आदेश दे रही है तो तुम उसे फॉलो नहीं करोगे। दिस टू थ्रेटन टू ब्रिंग एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट टू स्टैंड स्टिल। द पॉलिटिकल मूड ऑफ द कंट्री हैड टर्न्ड अगेंस्ट द कांग्रेस मोर देन एवर बिफोर। ये कहता है कि जो पॉलिटिकल मूड था, ठीक है, लोगों के बीच में, इस देश के बीच में ऐसा कभी नहीं हुआ था जितना अगेंस्ट वो कांग्रेस के अब हो गए थे। द रिस्पॉन्स ऑफ द गवर्नमेंट वॉज टू डिक्लेयर ए स्टेट ऑफ एमरजेंसी, और इस तरीके से फिर जो गवर्नमेंट थी, जो सरकार थी, उन्होंने एमरजेंसी आपातकालीन घोषित कर दिया। On 25 June 1975, the government declared that there was a great threat of internal disturbance and therefore it invoked Article 352 of the Constitution। ये कहता है 25 जून 1975 को सरकार ने इमरजेंसी घोषित कर दी थी। किस आधार पे की थी? आंतरिक गड़बड़ी, आंतरिक जो अंदेशा था गड़बड़ी का, उसके आधार पर की थी, जो हमारे आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 352 के अंदर जिसकी व्याख्या की गई है। अंडर
the provision of this article, the government could declare a state emergency on the ground of external threat or the threat of internal disturbance। जो ये 352 प्रोविज़न जो आर्टिकल मैंने आपको बताया है, इसके अंदर ये चीज़ बताई गई है कि जो सरकार है वो एक स्टेट एमरजेंसी लगा सकती है। ठीक है, किस बिहाफ पे लगा सकती है बेटा? जब कोई हमें एक्सटर्नल थ्रेट हो, बाहरी रूप से कोई ख़तरा है हमें किसी भी, जैसे पाकिस्तान से हमारा युद्ध हो जाए, चाइना से जिस सिचुएशन में हुआ है हमारा, ठीक है, बांग्लादेश से हमारे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, तो उस सिचुएशन में हम नेशनल एमरजेंसी लगा सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने उसी सिचुएशन में या फिर इंटरनल जो डिस्टर्बेंसेस हो उसके बिहाफ पे द गवर्नमेंट डिसाइडेड दैट ए ग्रेव क्राइसिस हैड अराइजन विच मेड द प्रोक्लेमेशन ऑफ द स्टेट एमरजेंसी नेसेसरी। ये कहता है कि सरकार ने मतलब यह डिसाइड किया कि अब एक बहुत बड़े लेवल पे क्राइसिस होने वाले हैं, इसकी वजह से मतलब स्टेट एमरजेंसी लगाना ज़रूरी है। टेक्निकली स्पीकिंग दिस वॉज विद इन द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तकनीकी रूप से देखें बेटा तो इस तरीके से यह गवर्नमेंट की अपनी खुद की पावर थी। फॉर आवर कॉन्स्टिट्यूशन provides for some special powers to the government once an emergency is declared। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये प्रोवाइड किया गया है कि जब भी हमारे यहाँ पर इमरजेंसी लगेगी तो उस समय पे गवर्नमेंट के पास कुछ स्पेशल पावर्स होंगी। वंस एन एमरजेंसी इज़ प्रोक्लेम्ड, ये जैसे ही एक बार इमरजेंसी लग जाती है, द फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर रिमेन पॉलिटिकली सस्पेंडेड। जो हमारे राज्यों के पास जो पावर्स होती है वो सारी सस्पेंड हो जाती हैं एंड ऑल द पावर आर कंसंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। और जो हमारी केंद्रीय सरकार है सभी की सभी पावर उसके हाथों में चली जाती हैं। सेकेंडली द गवर्नमेंट ऑल्सो गेट द पावर, और इसी तरीके से जो गवर्नमेंट है उसके पास इतना अधिकार हो जाता है कि वह हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं बेटा ड्यूरिंग इमरजेंसी कर्टेल कम कर सकती है, कटौती कर सकती है, या हमारे मौलिक अधिकारों पर पाबंदी भी लगा सकती है, रेस्ट्रिक्ट भी कर सकती है। फ्रॉम द वर्डिंग ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ क्लियर दैट द इमरजेंसी इज सीन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन इन विच नॉर्मल डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स कैन नॉट फंक्शन। ये कहता है उस टाइम पे फ्रॉम द वर्डिंग ऑफ प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इससे यह क्लियर है कि जो इमरजेंसी है वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन में लगाई जाती है जब जो हमारी सामान्य रूप से सरकार है, डेमोक्रेटिक जो पॉलिटिक्स हैं, कैन नॉट फंक्शन, वो जब अच्छे से काम नहीं कर पा रही है। देयरफॉर स्पेशल पावर आर ग्रांटेड टू गवर्नमेंट, इसलिए सरकार को कुछ स्पेशल कुछ विशेष शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं। ऑन द नाइट 25 जून, यदि 25 जून की रात की बात करूं, द प्राइम मिनिस्टर रिकमेंडेड द इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी टू द प्रेसिडेंट फ़खरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, जो हमारी जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने रिकमेंड किया देश में इमरजेंसी लगाने के लिए किसको? जो उस टाइम पे हमारे प्रेसिडेंट थे फ़खरुद्दीन अली अहमद। ही इशूड द प्रोक्लेमेशन इमीडिएटली, और इस तरीके से उन्होंने शीघ्र ही इमरजेंसी आपातकाल को लगा दिया। आफ्टर मिडनाइट, रात को मिडनाइट में, द इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल मेजर न्यूज़पेपर ऑफिसेज वॉज डिस्कनेक्टेड, और इलेक्ट्रिसिटी जो थी, जो मेजर न्यूज़पेपर थे उनकी इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कनेक्ट कर दिया गया। इन द अर्ली morning a large number of leaders and worker of the opposition party were arrested। और जो सुबह की यदि मैं बात करूँ तो काफ़ी नेताओं को और जो विपक्षी दल के जो नेता थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। द कैबिनेट was informed about it at a special meeting at 6 AM on 26 June after all this had taken place। और जो कैबिनेट होता है, ठीक है, कैबिनेट क्या बेटा? जो प्राइम मिनिस्टर का कैबिनेट होता है जिसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट के मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, उन्हें सुबह इन्फॉर्म किया गया। कब? जब स्पेशल मीटिंग हुई 6 बजे 26 जून को, जब सारा सब कुछ हो चुका था तब मिनिस्टर्स को इन्फॉर्म किया गया था।